मेरा अनुभव यह है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कमी नहीं है, शिक्षक के पास ज्ञान की कमी नहीं है। इसको आपको समझना होगा कि आपको क्रिएटिविटी का टाइम कौन सा है, सोशलाइजिंग का टाइम कौन सा है, पढ़ने का टाइम कौन कौन सा है और रिफ्रेश होने का टाइम क्या। आज क्या हुआ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कब ऑफिस का काम करना है, कब सोशल मीडिया का काम करना है, कब घर का। हर समय हर कुछ का हो गया है। अरे कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने प्रेम को अनुभूत नहीं किया। अगर प्रेम की अनुभूति नहीं है आपको तो आप अधूरे हैं। यह जीवन आपको प्रेम करने के लिए मिला है। मूलतः प्रेम के विविध रूप हो सकते हैं, बच्चे से, पत्नी से, माँ से, देश से, साहित्य से, आप जो करते हैं स्वयं से। तो मूल रूप से प्रेम हमें स्पंदित करता है, चलायमान रखता है। और हम अपने जीवन में इतने शुष्क कभी ना बने कि हमारी आंखों में शुष्की और नमी का अनुपात बिगड़ जाए। कभी किसी के दुख पे हम रो ना सकें, किसी की हंसी में हम हंस ना सकें। तो प्रेम तो चाहे थोड़ी देर के लिए हम कितने भी यांत्रिक हो जाएं, कृत्रिम हो जाएं, हमारे जीवन की मूल संवेदना प्रेम है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विद एसपी। आज आप सबके सामने है प्रसिद्ध लेखक, भाषाविद और कई सारी इनकी उपलब्धियां हैं जो आपको ये खुद बताएंगे। सबसे पहले तो कमलेश कमल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन है। जय हिंद। कमलेश कमल जी, आपको कौन नहीं जानता है, तो आपके बारे में मैं चंद शब्दों में आपका परिचय नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में खुद बताइए कि आप किस परिवेश से आ रहे हैं, कि ग्रामीण परिवेश से, कहाँ से, फिर वहाँ से आपकी यात्राएं कैसे हुई और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दर्शक आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो मेरा एक परिचय तो यही है कि मैं पिछले 2 दशकों से हिंदी के लिए कार्य करता हूँ। जी जी बिल्कुल। और लोकप्रिय अखबार, या कह लीजिए विश्व के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक जागरण में कई वर्षों से मेरा एक स्थायी स्तंभ है। भाषा की पाठशाला। जी जी बिल्कुल। दूरदर्शन पर भी मेरा एक साप्ताहिक कार्यक्रम आता है, हिंदी पाठशाला, जो हर डीडी मॉर्निंग में शायद। जी, डीडी मॉर्निंग में हर बुधवार वो आता है। इसके अलावा भारत सरकार की हिंदी से जुड़ी जितनी परियोजनाएं हैं उन सब में मेरा योगदान रहता है। चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होनी है तो वो शब्दकोश बनना है, या एक शब्द सिंधु परियोजना है, या इस तरह की जितनी परियोजनाएं हैं उनमें एक भाषा विशेषज्ञ के रूप में मैं अपना योगदान देता हूँ। और देश भर के विश्वविद्यालयों में और सरकारी संस्थाओं में घूमकर हिंदी के सही प्रयोग के लिए मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। हिंदी से जुड़ा हुआ मेरा लेखन है। भाषा शुद्ध हो, सरल हो, लोगों को अगर कुछ गलत है तो उसका शुद्ध रूप क्या है यह बताता हूँ। जी, आपसे तो सवाल करने में, क्योंकि हमारे भाषा की अशुद्धियां पता नहीं मुझे बोलते समय उच्चारण की अशुद्धियां तो शौ मुझे लगता है कि मेरे टोन में जरूर है। चलिए यही एक चीज कहता हूँ। देखिए, भाषिक ज्ञान जो है वो एक चीज है और उच्चारण दूसरा पक्ष है इसका। अच्छा। उच्चारण में जो अशुद्धि होती है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टंग। जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति बिहार का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, तो हो सकता है उसका, या बंगाल का है, तो उसके उच्चारण में ये स और श का जो उच्चारण है वो हो सकता है, उसका दोष हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हरियाणा का है, वो स्कूल को सकूल बोल सकता है। जी, गृह मंत्रालय को गृह मंत्रालय भी बहुत से अगर आप वो प्रसिद्ध लोग बोलते हैं। ये पश्चिम में, अगर पश्चिम भारत से कोई आएगा तो वहाँ इस तरह की समस्या में आएगी। दक्षिण भारत से अगर कोई आ रहा है तो उनमें भी कुछ दोष होगा। जैसे एम को यम बोलेंगे, हैवी टोन है उनका। जी जी जी। तो इस चीज के आधार पर कि किसी का उच्चारण दोषपूर्ण है, उसके जो लिरिंग्स हैं, उनकी जो स्वर ग्रंथियां हैं, उनकी बनावट है, इसकी वजह से उनका उच्चारण किसी खास चीज के लिए दोषपूर्ण हो सकता है। अब इसको आप क्या कहेंगे, जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं, अब उनको देखिए एच साउंड वो नहीं कर सकते। उनके लिए नेहरू नेहरू हो जाएगा, गांधी गांधी हो जाएगा। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई उनमें कोई कमी है। ये उनकी जो एक कहिए कि जो फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, उच्चारण का जो प्रोनाउंसिएशन का जो साइंस है, इसमें उसका रोल होता है। जी। हम इनसे मुक्त होना चाहिए, इन पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। हम जैसे हैं अच्छी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन उच्चारण में अगर कुछ दोष रह जाता है तो बिंदास होके बोलना चाहिए, खूब बिंदास होके बोलना चाहिए। हमारी वो क्षेत्रीय पहचान है, वो हमारा यूएसपी है। वाह वाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, थोड़ी मुझे भी हिम्मत हुई, मोटिवेशन मिला आपकी बात से। बहुत बोलती हैं आप श्वेता जी, बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने क्रिटिसिज्म झेले हैं
बहस भी लेकिन हुई है उन्हें नहीं तमाम। पता होगा कि वो क्या अशुद्ध बोल रहे नहीं हैं। बिल्कुल, उनका पता, ये उन्हें भी मुझे, मैं पता होता बताऊं। तो गृह मंत्रालय हाँ। ऑन स्क्रीन बोल के जाते जी हैं। जी जी तो जी। खैर ये तो बात है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आप पूर्णिया के सिरसा, एक ग्रामीण और एक काफी मतलब उस जमाने में, मतलब क्योंकि मेरे भी रिलेटिव पोस्टेड थे, तो वो काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता हाँ, है। मैं ये नहीं कहूंगी सरसी कि गांव है मेरा, और सरसी थोड़ा सा वहाँ का एक सेंसिटिव हाँ, है, रहा है फिर वो। वहां से नवोदय का सफर और उसके बाद यूपीएससी भी आपने क्रैक किया 2007 और में। अब जी। लेखक, तो इन जर्नियों में को आपने कैसे मतलब सामंजस्य किया और किस तरीके देखिए, के आपके भाव आए और क्या अनुभव रहे? श्वेता जी, आप और हमारे सभी दर्शक इसको कोरिलेट कर पाएंगे। हम्म, जब हम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारे अंदर आग अधिक होती है। जी जी जो जी, अभाव झेलता है उसके अंदर अधिक आग होती है, वो बिल्कुल। जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए क्या होता है, हम जब आग में तपता है सोना तो कुंदन बनेगा। कुंदन बन हम जाए। लोग जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हमने सुविधाएं नहीं देखी हैं और हमने अभाव देखा है। बिल्कुल, तो हर उपलब्धि के बाद हमें एक इनसिक्योरिटी होती है, कि कुछ और चाहिए। कुछ और भी नहीं। और दूसरा कि क्या यही तक, हम और भी तो कुछ करके देखते हैं। कहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि एक चीज है कि व्यक्ति को लगे कि उसमें कुछ कमी है। एक जगह एक हाँ, नौकरी से मैं हाँ, संतुष्टि नहीं नहीं, होती है। दूसरा व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि कुछ कमी है, अभी और कुछ करना है। जी जी, और हमारे अंदर की आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं, हमने बहुत थपेड़े झेले हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। इतनी जल्दी कंप्लेसेंट होने वाले लोग नहीं हैं। हम्म, तो एक जिद कि एक समझ लीजिए ग्रामीण पृष्ठभूमि और वो दिक्कत, और फिर नवोदय में चूंकि नवोदय का बड़ा एक सहारा मिल जाना। जुनूनी हमें नवोदय ने हाँ, बना दिया। और इसके बाद हम लगे रहे। आज भी नौकरी मिलने के बाद पहली बात मन में क्या आई कि चलो आजीविका का प्रश्न हल हो गया, चलो अधिकारी बन गए, यूपीएससी के माध्यम से एक अधिकारी बने। तो पहली चीज यह लगी कि अब आजीविका का प्रश्न हल हो गया है। अब जीवन में अपने शौक पूरे करेंगे। और शौक कैसे? कुछ ऐसा करें जिसमें देश में नाम हो। जो पहले से कर रहे थे वो उसको कंटिन्यू किया हमने, क्योंकि मैं पहले से भाषा के क्षेत्र में काम कर रहा था तो उसको हमने कंटिन्यू किया। और जब हम लगे रहते हैं, लगे रहने से परिणाम मिलते हैं। कई बार तो 100 सीढ़ी पे बाद मंजिल है और हम 97-98 सीढ़ी पर जाकर के भी अगर पीछे लौट थक गए के बैठ जाते हैं। तो कहते हैं। इसलिए आपको वो अंतिम तक पहुंचना है। और क्या पता, जब आप थक करके बैठ रहे हैं, आपको एक लग रहा है कविता कि भी है अब ना, नहीं, थक कर बैठ थक गए कर क्या, बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। प्रदीप कुछ नाम जी, था। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। जी जी। तो दिशा और दशा, दिशा सकारात्मक होनी चाहिए। दशा अगर आपकी थोड़ी सी खराब भी है तो आपके अंदर अगर वो आग होगी ना, जिसको फायर इन द बेली कहते हैं, अगर वो आग आपके अंदर है तो आप परफॉर्म कर जाएंगे। और जिसको कहते हैं लगातार लगातार आप इंसेसेंट वर्क, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं तो परिणाम पक्का मिलता है। और इसको आपसे बेहतर या हमारे नवोदय के साथियों से बेहतर या हमारे उन दर्शकों से जो कि जिन्होंने कोई अभाव झेला है, ठीक है, वो इसको समझ पाएंगे। क्यों आखिर आज भी हम संतुष्ट नहीं हैं, आज भी हम 16 घंटे 17 घंटे मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसको वो कोरिलेट कर पाएंगे। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आज के यूथ जो है उनके अंदर वो आग खत्म हो गई है, या वो इंस्पिरेशन खत्म हो गया, या वैसे उनको शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं इसमें हमारे गुरुओं का योगदान था, जो हम हर चीज को करने के लिए, चाहे हमें वो चीज आए चाहे नहीं आए, अगर उन्होंने बोल दिया कि आज आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना है तो कल हमें लेना है 1 2 3 तो लाना ही लाना है। भले हमें दौड़ना आता हो चाहे नहीं हो, वॉलीबॉल खेलना आता नहीं, उन्होंने बोल दिया तो हमें खेलना है। हमें डांस आता हो चाहे नहीं आता हो, उन्होंने डाल दिया नाम तो स्टेज पे हमें करना ही करना है। इसमें आप जो कह रही हैं आपकी बात एक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा कहूँ कि आपसे कुछ असहमति और कुछ बिंदुओं पर सहमति। जी जी। शिक्षक आज भी अच्छे हैं, सही बात यही है कि शिक्षक की कमी नहीं है। और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पेडागोजिकल जो एवेन्यूज हैं वो ज़्यादा खुल गए। कमी कहाँ आ रही है? बस जो पहले हमने एक शब्द का यूज किया था ना, एक टर्म फायर इन द बेली, और अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम आज ज़्यादा दिखता है। मोबाइल और तमाम सुविधाएं जो मिल रही हैं, एक बच्चा है, मतलब पहले हम लोग 45 मिनट की कक्षा 45 मिनट पढ़ते थे, बिल्कुल बिल्कुल। आज पहले देखिए ना कि अब 1 मिनट में भी लोगों का ध्यान 1 मिनट तक किसी विषय पर केंद्रित करने का जो सामर्थ्य है वो हमारे बच्चों में नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप 1 मिनट 2 मिनट केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं तो किसी बड़े एम पर केंद्रित कैसे होंगे? ये महत्वपूर्ण है, सोचने की बात है। हमारे अभिभावकों को सोचना होगा, शिक्षकों को सोचना होगा कि यदि कोई लक्ष्य है हमारा जीवन पर्यंत, हम कहते हैं कि लक्ष्य की सिद्धि तक रुकना नहीं, जिसका टेंशन जो रील वाली जनरेशन है कि 1 मिनट के रील को 30 सेकंड में हटा रहा है,
वह किसी एक लक्ष्य की ओर लगातार चल ही नहीं पाता है। इस डायरेक्शन में चले और फिर अगले डायरेक्शन में हम भटक गए। इतने ज्यादा डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, दे गो ऑफ द टेंजेंट, अपने पाथ से विपथन हो जाता है उनका। लगातार एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयास करना कि चलिए आज हरदम लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, लेकिन कोई व्यक्ति पहले के लोग लालटेन जला करके भी बढ़ते थे, कितनी देर तक पढ़ लेते हैं, बस किरासन तेल खत्म हो गया तो चलो बंद करते हैं। हम ही लोग नवोदय में थे तो किरासन तेल इशू जबकि 11 बजे तक जनरेटर की सुविधा थी, जनरेटर सुविधा, उसके बाद भी लैंप में पढ़ते थे, तब भी लैंप में पढ़ते थे और किरासन तेल इशू होता था, दूसरे का भी लेके पढ़ते थे। जी जी। लेकिन आज आपके पास एसी में आप बैठे हुए हैं, लाइट का पावर कट की बात ही नहीं है, लेकिन आपके बगल में मोबाइल रखा है, डिस्ट्रैक्ट हो गया आपका ब्रेन। तो यह जो है, देखिए ह्यूमन ब्रेन जो है ना मल्टीटास्किंग के लिए उतना बना नहीं है जितना बताया जाता है। हमें समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजों को तो आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जहां जीवन और जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं वहां बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए। आपका एक एम बड़ा क्लियर हो, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप वहां जाएंगे ना, बीच के कुछ रास्तों को छोड़ना है। जी जी। और आपने अगर आप यही देखिए कि हम ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं, एक कट अगर हमने छोड़ दिया, वहां नहीं लिया, तो फिर बहुत लंबा डिटूर होता है, जाना पड़ जाता है। उनका सोचिए जिनके पास कोई मैप ही नहीं है, कोई कंपास ही नहीं है। कंपास होने पर भी आप भटक सकते हैं, लेकिन उनका क्या, जिनके पास कोई कंपास ही नहीं है, जिनके पास जीपीएस ही नहीं है। तो खूब टैलेंटेड आदमी भी भटक सकता है अगर उसके पास एम के प्रति वह जिद ना हो। जैसे खूब अच्छा ड्राइवर भी भटक जाएगा अगर उसको पता ठीक से नहीं पता हो कि कहाँ जाना है। अगर मुझे आपके पास आना है और मुझे ठीक से पता नहीं, मुझे नोएडा में कहीं जाना, सपोज करिए कि मैं निकल रहा हूँ लोधी रोड से और मुझे पता है कि मुझे आपके स्टूडियो में आना है नोएडा में, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा? नहीं, जब तक प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तब नहीं पहुंच पाएंगे ना। और फिर वहीं जाओ, फिर सोचें वहां भी जाना है, फिर कहीं और भी चला जाता हूँ, रास्ते में कोई और बोला कि तरह के चाय पी लो, फिर मैं वहां चाय भी पी रहा हूँ, समय पे पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, बिल्कुल तो क्यों नहीं पहुंच पाया? कारण शायद ये है कि भटकाव है। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है कि मेरे मन में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है ना, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, एम के प्रति, लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति क्लैरिटी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, डेविएशन है। इसको आज देखिए तो हमारे दर्शक कोरिलेट कर पाएंगे कि आज की स्थिति यही है कि बच्चा टैलेंटेड है, खट बना लेता है, मैथ दिया बना लिया, इंग्लिश दिया याद कर लिया, माँ बाप को लगता है कि एक बार में ये लड़का आईआईटी कर लेगा, आईएएस बन जाएगा, और बाद में निराशा हो रही है कि यार इसका क्यों नहीं हुआ। और बच्चे के टैलेंट को, कैलिबर को दोष मत दीजिए, आप उसको लाइफ लेसन आपने क्या दिया। आज मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं, लोगों से मैं बात कर रहा हूं, और मैं कॉलेज में जाके पढ़ा रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, और लगातार मैं जा रहा हूं कहीं ना कहीं। मेरा जो अभी तक का निष्कर्ष है इस पीढ़ी का, पिछले 10 वर्ष से मैं देखिए देश भर के विश्वविद्यालयों में जा रहा हूं, मेरा अनुभव यह है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कमी नहीं है, शिक्षक के पास ज्ञान की कमी नहीं है। मोटे तौर पर अच्छा शिक्षक तो ढूंढ लेंगे, एक में नहीं होगा दूसरे में होगा, किताबें अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, ऐसे ऐप्स हैं आजकल, इन सब की कोई कमी नहीं है। पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता था, 10 किताबें ढूंढते थे, आज एक क्लिक पर ढूंढ लेते हैं। तो शिक्षक की कमी का बहाना आज नहीं चलेगा। विद्यार्थी, शिक्षक भी योग्य मिल जाएंगे, विद्यार्थी में नॉलेज भी है, रिसोर्स भी है। तो सबसे बड़ी कमी जो है, मेजर चीज जो है ना, जिसको कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो लैक कर रहा है। क्या लैक कर रहा है? जो हमने कहा कि हमें नोएडा में कहीं स्टूडियो है, वहां हमें जाना है, और फिर बीच में हमको ज्यादा अनुशासन मत पढ़ाइए कि आपके पास आना है, हम यहाँ, तो क्या होगा, हम पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन आज का बच्चा कह रहा है हमें ज्यादा मत बांधो। अरे भैया, आपको ज्यादा नहीं बांधेंगे तो आप भटक जाओगे। जीपीएस लगाओ, पहले अपने लाइफ का जीपीएस फिक्स कीजिए कि मुझे वहां जाना है। उस जीपीएस पे अगर आप चल रहे हैं और डेविएट मत होइए कहीं, उसी की तरफ बढ़िए, टाइम से बढ़िए, फोकस्ड एटीट्यूड में बढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपका कहना अनुशासन और कंसंट्रेशन की कमी आ गई है। कर रहे हैं जी, निश्चित। तो इसके लिए आप तो सारे सरकारी मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, सब जगह हिंदी भाषा के ज्ञान, मतलब के शोध करे, कई सारी चीज, उसके बारे में विस्तार से अगले थोड़ा बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये जवाब दीजिए कि क्या इसके लिए आप अपनी राय सरकार तक क्या रख सकते हैं? इसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चों में ये चेंजेस आए? क्योंकि ये अब आज के यूथ में
यूथ में क्या आप कहते हैं कि जॉब में भी जो चले गए ना, उनके अंदर भी आ रहे हैं। जैसे कोविड में आप देखे होंगे, वाइफ हस्बैंड, एक कहानी आई थी न्यूज़पेपर में, फिर हाईलाइट हुई थी। ये इंदिरापुरम या नोएडा का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कोई कपल थे, काफी अच्छे पैकेज पे थे, और कोविड में जॉब चली गई, उन्होंने इमीडिएट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने अच्छे पैकेज पे आदमी सेविंग ना करके रखे या सब कुछ, या ऐसा हो गया तो भी ये बहुत बड़ी क्राइसिस है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की। तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि सरकार के थ्रू या किताबों के थ्रू बच्चों के अंदर ये भावना आए? देखिए, जो हम बात कर रहे थे ना, हम बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर जो इसको देखें कि फोकस्ड चीज की, मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, तो हमारे दर्शक इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ठीक है, हमें कहीं जाना है तो वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, डेविएशन से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो एक चीज जो सबसे अधिक हमारे आप से अधिक जो हमारे बच्चे हैं, या जो जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भाई चलिए, हम तो अगर एक नौकरी में चले गए तब उस नौकरी से नीचे की नौकरी में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज की पीढ़ी जो तैयारी कर रही है, उनको एक चीज तो सोचना होगा कि डेविएशन को कम कीजिए आप। अगर डेविएशन ज्यादा हैं तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा उस तरह से। ये ऐसा ही है कि अगर हम खेत में पानी पटा रहे हैं, अगर मान लीजिए गांव का एक सीन लीजिए कि खेत में हम पानी पटवन कर रहे हैं और जो पाइप है उस 10 जगह से फटा है, तो हमारे खेत तक जो पंपिंग सेट से निकला हुआ पानी हमारे खेत तक उस अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पाइप में 10 जगह छेद है तो पानी। आज जो हमारे अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी का जो एक पाइप है उसमें कई जगह छेद हो रहा है। तो मोबाइल की वजह से जो डेविएशन है, मोबाइल देखिए बुरा नहीं है अपने आप में, लेकिन मोबाइल की वजह से आपका अटेंशन खराब हो गया। आप ये समझिए कि आपका स्ट्रेस हार्मोन इतना उसमें रिलीज हो रहा है। आपको पता है, रिसर्च आया हुआ है कि 15 दिन तक सिर्फ किसी व्यक्ति को अगर मोबाइल से दूर रखा गया, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत घट गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कई सारी चीजें उसमें पॉजिटिव चेंजेस, जैसे रिसर्च हैं, साइंटिफिक रिसर्च हैं। तो हमें मोबाइल का एक तो सीमित यूज करना पड़ेगा, इससे बच। उसके अलावा पहले जो तरीका थे, देखिए, गोल्डन रूल्स नेवर चेंज। भाई आप कागज पेन पर लिखिए कि आपका एम ये है, उसको हरदम विजुलाइज करिए, उसके डायरेक्शन में चलिए, बाकी डेविएशन को छोड़ते चलिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो फिर आपको ज्यादा किताब कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं तो वो भी डेविएशन है फिर आपको, क्योंकि आपको सिंगिंग करनी है। अच्छा, आपको जाकर के किसी को पॉडकास्टर बनना है तो फिर ठीक है, उसको फिर पढ़ाई और खेल से बच करके फिर उस पर लग जाए वो। लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो भाई IIT करना है, हमें तो IAS करना है, तो उसके लिए तो वीडियो गेम और उसके लिए मोबाइल का रील तो काम नहीं आएगा। लिमिटेड हो सकता है कि सेलेक्टिव कोई किसी कोचिंग का रील हो तो अलग चीज है, वो तो बिल्कुल बड़ा मटेरियल लीजिए ना कोई उसका। आप कोर्स सीखिए ना, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में भी आप कोर्स कुछ कर लीजिए। अच्छा, तो कहने का मतलब हमें अपने डेविएशंस को कम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। या ऐसा ही है कि लगातार हम लकड़ी को काटें, लेकिन अपनी आरी को, अपने जो शार्पनिंग द सॉ कहते हैं इसको मैनेजमेंट में, आप अपने हथियार को ज़्यादा शार्प नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। हमारे आज जो हमारी जो जनरेशन है और हमारे बाद वाली जनरेशन है, इनकी मेमोरी बहुत घट गई है। आप इसको देखिएगा बात करके, अभी भी लगेगा कई बार कि जो हमसे 10 साल पहले हैं, जो कि कम फोन का यूज कर रहे हैं, उनको सबका नाम, अच्छा आपका नाम, इनफैक्ट हम लोग के भी घट गए। पहले मोबाइल नंबर लैंडलाइन होते थे, वो याद रहते थे। अच्छा, हम पूछते हैं, लेकिन आजकल अपने घर के नंबर भी याद नहीं रहते है दोबारा। अच्छा, आपको बताया तो था वहां आना, अच्छा हाँ वहां आना था। ये जो उड़े उड़े से रहते हैं, यह जो अटेंशन डेफिसिट हो गया है, यह जो मेमोरी लॉस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ आपको याद होनी चाहिए। आपको वहाँ पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि यह जो नदी है, इसकी मान लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नाइल है, तो सबसे बड़ी नदी कौन है, तो उसका दोनों का आंसर में डिफरेंस है। उसका सबसे जो डेप्थ कितनी है, आपको कहाँ से याद होगा? आपको तो 5 मिनट पहले जो आपने रील देखा था, उसके बाद कुछ और रील देखा, वो भी आपको याद नहीं। आपको कहाँ से याद होना है कि नाइल नदी की लंबाई कितनी है और ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसका ठीक है ये वाला इंटीग्रेशन में ये कौन सा रूल लगेगा। या फिर मान लीजिए कि सेल का जो पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कहाँ से याद होगा? तो मेमोरी लॉस होगा तो आप खत्म, क्रिएटिविटी खत्म। आपको फोकस्ड होकर के अपने कंसंट्रेशन को बचाना है। आपकी एनर्जी को सक करने वाले जो जितने भी रास्ते हैं, चाहे आपके ऐसे वायरल फ्रेंड्स हैं जो कि वायरस की तरह आपके जीवन से आपकी पीस ऑफ माइंड को चुरा लेते हैं, जो टॉन्टबाजी करते हैं, उनके संपर्क में हैं, आपकी एनर्जी डेफिसिट हो जाएगी आपकी, उनसे बच लेना चाहिए।
और एकदम पेन एंड पेपर पर, जिसको कहते हैं कि आपको अपना गोल हो, उसकी तरफ धीरे धीरे चलते रहिए। डेली उठिए, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। मतलब बहुत बड़ी सही बात कही ये आपने। ये एटीट्यूड होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये सबसे बड़ी। बाकी हम देखें ना, कोर्स करेक्शन करें कि हम जो कर रहे हैं हमें जाना कहाँ है, जा किधर रहे हैं। भाई जीपीएस तो देखो, एक लाइन में मैं एक सूत्र कह रहा हूँ कि अपने लाइफ का हम जीपीएस देख लें, हम जा किधर रहे हैं, और कोर्स करेक्शन करते रहें। भटक गए कोई बात नहीं, फिर तो पकड़ो भैया। मतलब समस्या आज के हाँ, यूथ भटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा डेविएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, वो सोशल मीडिया के लिए एक बात कहूंगा, कहते हैं यू कांट क्रिएट एंड सोशलाइज एट द सेम टाइम। ये नहीं हो सकता है कि आप खूब क्रिएटिव भी बने और तुरंत आपको दिखाना है। क्रिएट करना हो तो अकेले में जाइए, बिल्कुल बिल्कुल अकेले में जाइए, रूम बंद करिए, लिखिए कविता, लिखिए कहानी, लिखिए गीत, अपनी माँचिए, अपने गाना गा रहे हैं तो उसको अकेले में रियाज करिए, खूब बढ़िया। जब आपका रेडीमेड मटेरियल होता है जाके सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। जी। ऐसा मत करिए कि मन में जो आया सोशल मीडिया पे उल्टी कर दी उसकी। बिल्कुल ये ठीक तरीका नहीं है। यू कांट क्रिएट एंड सोशलाइज एट द सेम टाइम। इसको आपको समझना होगा कि आपको क्रिएटिविटी का टाइम कौन सा है, सोशलाइजिंग का टाइम कौन सा है, पढ़ने का टाइम कौन कौन सा है, और रिफ्रेश होने का टाइम का। आज क्या हुआ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कब ऑफिस का काम करना है, कब सोशल मीडिया का काम करना है, कब घर का। हर समय हर कुछ का हो गया है। अरे भाई, आप नहाने के समय नहाते हैं, खाना खाने के समय खाना खाते हैं, एक्सरसाइज के समय एक्सरसाइज करते हैं। तो पढ़ने का जो समय है उसमें सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। जब आपको एक्सरसाइज का समय एक्सरसाइज कर लीजिए, उसमें अधिक से अधिक आप कुछ गाना सुन सकते हैं। ये नहीं चलेगा कि हम हर कुछ कर रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज जरूरी है मेरे ख्याल से। अच्छा, आप अलग अलग मंत्रालयों में हिंदी के मतलब चीज, तो उसमें आप क्या चीज करते हैं? मतलब हिंदी तो कहते हैं कि जैसे कि पूरी शुद्ध हिंदी अगर प्रयोग की जाए, जी। तो जैसे कुछ जोक्स और रील्स भी बन रहे हैं कि उतनी शुद्ध हिंदी अगर नंबर 1 दबा के, एक मैंने भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि दबा के उतनी शुद्ध हिंदी बोली जाए तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आया। तो मतलब किस तरह की? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ना, ये चीज बहुत स्पष्ट करना है कि शुद्ध हिंदी सरल हिंदी है, शुद्ध हिंदी क्लिष्ट हिंदी नहीं है। हिंदी गलत तरीके से, या अनुवाद की जो हिंदी है, मशीनी अनुवाद की हिंदी को आप कह रहे हैं अगर शुद्ध हिंदी है तो यह गलत है। बहुत हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है, जो जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। अगर हिंदी को शुद्ध बोलना और सीखना देखें, वह हिंदी को एक कहिए षड्यंत्र की शिकार हुई, जहाँ पर कि नहीं रेलगाड़ी का नाम लो पथगामिनी है, इस तरह की बातें जो की जाती हैं वह एक मजाक उड़ाने के लिए। और हिंदी में दरअसल बहुत ही वैज्ञानिक है, ये नहीं है। फिर तो इंग्लिश वाले क्या, कंप्यूटर में जैसे वहाँ कंप्यूटर कहा जाता है, हिंदी में भी कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा जाता है, संगणक कह सकते हैं। ऐसे शब्द वहाँ भी इंग्लिश वालों ने भी फ्रेंच से लिए हैं, लैटिन से लिए हैं, हिंदी से लिए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल ऐसे शब्दों की सूची जारी करती है जो उन्होंने दूसरे भाषा से लिए। हिंदी भी दूसरे भाषाओं से शब्द लेती है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज 4 तरह के शब्द हैं, तो विदेशी शब्द अपने यहाँ स्वीकृत हैं। हिंदी का मजाक ना उड़ाया जाए, ऐसी कोई क्लिष्ट भाषा नहीं है, बहुत ही सरल है, जो आम बोलचाल की भाषा जो हिंदी है वो, और उसमें वही शुद्ध हिंदी है, वो शुद्ध हिंदी है। और आपको ऐसे शब्द जो है, अगर आपको उसका हाल लिखना, उसको शुद्ध लिखिए, उसका अर्थ जानिए। अगर वैज्ञानिक तरीके से, मेरा काम ये है कि मैं बताता हूँ कि कैसे शुद्ध हिंदी लिखी जाए, कैसे लिखें आप, कैसे बोलें, और उसका कारण भी। ये नहीं कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, यह अगर अशुद्ध है तो यह क्यों अशुद्ध है। तो विभिन्न मंत्रालय के जो भाषा संशय शोधन का काम आपकी कंधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, तो उसमें आप किस तरह की शुद्धियाँ करते हैं? क्योंकि आम बोलचाल का तो हर चीज लोग पहले से प्रयोग है। इवन मुझे लगता है कि कोई सरकारी जो कागज होता है पहले से महोदय, महोदया, मैडम, ऐसी चीजें, महोदय, तो किस तरह की चीजें, कुछ उदाहरण देके समझाइए। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ। अब विभाग में एक चीज देखिए, उपरोक्त हम कहते हैं। शुद्ध शब्द क्या, उपरयुक्त है। वहाँ पर उपरोक्त जो है, उपरोक्त शब्द व्याकरण से नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ। अब कोई भी ऐसे बहुत सारे जो हम सामान्य जीवन में हम बोल जरूर देते हैं, लेकिन हम अगर उसका ठीक से देखें उन शब्दों का किस शब्द का कहाँ प्रयोग करें, कहाँ हम अंत बोलें, कहाँ समाप्त बोलें, कहाँ हम आरंभ बोलें, कहाँ प्रारंभ बोलें। इवन कृपया लिखने में लोग गलती करते हैं। मतलब बाकी चीजें कि कृपया लिखने में कृपया हो जाता है, आधा हो जाता है। इस तरह की जो अशुद्धियां हो रही हैं, इसके पीछे कारण यह नहीं है कि हिंदी क्लिष्ट है, या इसका कारण यह नहीं कि लोगों को नहीं आता। सिर्फ इसका कारण यह है
कि हमारे पास ऐसे प्रामाणिक रूप से बताने वाले लोग हों, बड़े बड़े ऐसे कई पुस्तक हों। मतलब नाम नहीं लूंगी, हाँ, लोग भी कृपया में प आधा लिखे होते, तो हाँ, एक आम आदमी को, जैसे जी, मेरे जी। जैसे आम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है कहीं मैं हाँ, मेरा कृपया तो हाँ, गलत हाँ। नहीं है। ये यहाँ पर दूसरा, वहाँ पर क्या शब्द, कौन से शब्द का हम प्रयोग करें, हम्म, तो ये चीज की बहुत ही सरलता से हम इसको देखें, सीखें, समझें कि ये चीज है। अब कह देते हैं कहीं यह, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए अब ये कहना चाहता हूँ कि यह कहना चाहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है वो दीज, इंग्लिश में दीज, यह एक बात कहना चाहते हैं तो अब मैं यह कहना चाहती हूँ, यह मतलब दिस, ये मतलब दीज। अब आपको क्लैरिटी होगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ तो 2-3 बात कहनी होगी, मैं यह कहना चाहती हूँ इसका मतलब है मुझे एक बात कहनी, यह जो है सिंगुलर सेंटेंस दिस, दिस, और जब हम कहते हैं ये तो दीज। तो इस तरह से जब हम, हमारे अंदर वो क्लैरिटी आ जाए कि हम जो कह रहे हैं एकदम एक बार बोले और समझ में आ गया, यार सही बात है, यह और ये में तो इतना छोटा सा अंतर है, यह जो है वो दिस है, ये जो है वो दीज है। इसी तरह से अब जैसे हमने कह दिया भारी बहुमत, अब बहुमत तो मत मतलब गिना जाएगा ना, और भारी तो वजन है, उसको तोला जाता है, उसको तो वेट करते हैं, तो भारी बहुमत से जीता, तो ये गलत प्रयोग हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जी जी, मतलब बहुमत से जीत गया, लेकिन भारी तो वो है जिसको हम नापते नाप तोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? देखिए आप, एक तो सिर्फ सिंपल है बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, है ना, प्रचंड बहुमत भी कहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको भारी शब्द का प्रयोग ना करें। अच्छा, है ना, भारी शब्द का मतलब एक छोटी सी चीज है। अब वो ये तो टैगलाइन आजकल हर जगह की है, हर चैनल, हर न्यूज, हर की। अब कुछ भी हम कहते हैं, उसने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसके ऊपर और उस पर। अब पर और के ऊपर में भी अंतर है। जब हम कहते हैं पर और ऊपर, या ऊपर और के ऊपर, आप टोपी सिर पर लगाते हैं, सिर के ऊपर नहीं लगाते। जी जी जी। पंखा, ये जो छत है, यह के ऊपर है। छाता लेंगे तो सिर के ऊपर छाता, सिर पर छाता ले लेंगे तो छाता को ऐसे रखना पड़ेगा। जब हम पर कहते हैं वो ऑन है, जब हम ऊपर कहते हैं के ऊपर कहते हैं वो अपॉन है। अब ये देखिए, हम कह रहे हैं सिर पर छाता लेके चलो, तो गलत हो गया ना। सिर पर रुमाल रख के चल सकते हैं। हाँ, सिर पर रुमाल रख के चल सकते हैं, ठीक, सिर पर टोपी लगा सकते हैं, सिर के ऊपर छाता तो रख सकते हैं, सिर पर छाता लेंगे। गोली सिर पर लगी और सिर के ऊपर लगी, सिर के ऊपर से निकल जाए, गोली सिर पर लगी तो आप सीधे टेम बोलेंगे, बिल्कुल, लेकिन सिर के ऊपर से निकल गई तो जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो पर और ऊपर में अगर ये बात समझ में आए कि जब हम पर कह रहे हैं तो ऑन है, के ऊपर कह रहे हैं तो उससे टच नहीं होगा। इनसे खेला जा सकता है शब्दों से, किसी के कितना न्यूज में। हाँ, देखिए ना, उसने उस पर आरोप लगाया, उसके ऊपर, के ऊपर मतलब नहीं, ये भी कह सकते हैं माननीय मंत्री जी के सिर के ऊपर से गोली पार हो गई और सिर पर लगी, तो उसके अगले बुलेटिन में कोई खबर बना देगा मंत्री जी ऊपर चले गए। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा सिर पर लगी तो बिल्कुल ठीक लगी, सिर पर लगी। हम तो बोलने वाले तो बच जाएंगे ना, सिर के ऊपर से चली गई, ऊपर से लगा। अब इसको ऐसे समझिए, आरोप पर ही, आरोप मंत्री पर लगा है और के ऊपर लगा है में भी फिर अंतर आ गया। एकदम उस पर आरोप है, मतलब सीधा सीधा आरोप है, कि मंत्री के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, मतलब ये घुमा फिरा के जा रहा है, डायरेक्ट नहीं, उनके ऊपर से भी हवा चल रही है, उन पर भी कुछ छींटे हैं, लेकिन क्या मंत्री पर आरोप है, सीधी सीधी बात उन पर आरोप, लेकिन मंत्री के ऊपर भी आरोप है, मंत्री मतलब थोड़ा सा उस ऊपर, थोड़ी दूरी है, डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, आपने यूपीएससी कराई की, आईटीबीपी, मतलब एक होता है कि सीमा सुरक्षा, आप ऐसी जगहों पे आपकी पोस्टिंग भी रही, उन सब जगहों, बस्तर वगैरह चीजों पे, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में एकदम सुदूर इलाके में आप रहे, फिर आपके अंदर एक कवि की भावना भी छिपी हुई है। शुरू से आप एक मेधावी छात्र रहे हैं स्कूल के समय से, और एक लेखक की भावना, फिर ये भाषा संशय शोधन, एक भाषा की तरफ, मतलब ये भाषा वाला लगता है जैसे बहुत बोरिंग काम है। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब आप लोगों को ऐसा ही लगता है, हालांकि मुझे तो नहीं लगता, और जो मेरे विद्यार्थी गण हैं उन्हें नहीं मतलब जैसे आप तो इसको कैसे आप सामंजस्य बैठा पा रहे हैं कि मतलब एक सीमा सुदूर इलाके की क्षेत्र की नौकरी, फिर इसमें आपके स्वभाव में कैसे ऐसा बदलाव आ पाया? दो चीजें है। पहली चीज तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी में मैं आज से काम कर रहा हूँ, नौकरी मेरी 15-16 साल से है, लेकिन हिंदी में मेरा 22-23 वर्ष का लेखन है। अच्छा, तो नवोदय के दिनों से ही मैं लिख रहा हूँ। तो अगर उस तरह से देखें तो भाई 25 वर्ष से भी अधिक का मेरा हिंदी पे काम है, और 2 दशक का, 20 वर्ष का, तो 20-22 वर्ष का तो बहुत बढ़िया समय जो मैंने हिंदी पर दिया है। तो नौकरी तो बाद, तो मैं लेखक या हिंदी प्रेमी कह लीजिए, व्याकरण पहले था और यूपीएससी बाद में हो। अच्छा, तो अचानक से अगर मुझे एक अच्छी नौकरी हो जाती है, क्लास 1 गेटेड ऑफिसर बन जाता हूं मैं, तो मेरा लेखक रूप एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, व्याकरण रूप खत्म नहीं होता। इसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे जीवन की दिशा और दशा यहीं से तय होगी
अब मेरे जीवन का ध्येय है कि मैं अपने जीवन में क्या एक काम है जो अच्छा कर सकता हूँ। देखिए, सेल्फ हेल्प बुक में बहुत पढ़ता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताब पढ़ता था। अच्छा। उस समय भी था कि भाई एक नौकरी करनी है तो ठीक है कर लिए, लेकिन लगा कि नहीं, अब असली चीज है वो एक चीज जो आप कर सकते हैं। मुझे लगा अब मैं डांस जानता नहीं हूँ, गाना गा नहीं सकता हूँ, स्पोर्ट्स में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ नहीं, बहुत ऐसा काम है मैं टीवी नहीं चला सकूं, अपने मेरे सामने में टीवी है तो मुझे वो भी सच देखता ही नहीं हूँ। तो आजकल तो बहुत लोग टीवी नहीं देखते। मतलब कुछ भी, मैं बहुत कम काम करता हूँ। लोगों को ये दिख रहा होगा कि मैं कितना काम करता हूँ, लेकिन ऐसे 1000 काम हैं जो मैं नहीं करता हूँ, हजारों काम हैं जो मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं 1-2 काम ही कर सकता हूँ, मतलब अपनी नौकरी और अपने उस काम के अलावा मैं 1-2 काम कर सकता हूँ। वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि हम पार्टी में जाएं, उनको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नए लोगों से खूब मिलने जुलने की मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती। तो मेरे पास एक काम बच रहा है, कुल मिला के मुझे खाने पीने का कोई बहुत शौक नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे मेरे पास बचा क्या? ऐसा आपको खाने पीने में क्या पसंद है? बिल्कुल जो सामान्य सादा खाना। जी, दाल चावल घर का जो अच्छा। खाना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दूध रोटी इस तरह की चीज़। तो अब ये सोचिए कि यदि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कि उस व्यक्ति का सोचिए जिसके पास कोई बहुत हुनर हो ही नहीं, एक हुनर, तो मेरे पास एकमात्र हुनर यह है कि मैं, अगर देखा जाए कि हिंदी की विशेषज्ञता कह लीजिए या इस पर मैं अच्छा कर सकता हूँ, और बाकी मुझे एक्सपोज कर दीजिए, कुछ लोगों के हाथ में बैडमिंटन दीजिए, बैडमिंटन खेल जाएंगे। उनको बोलिए कि यहाँ से वहाँ जाओ, ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेते हैं। और मैं जीवन के लगभग सभी इस तरह के कॉलम में मेरा क्रॉस टिक है, मैं नहीं करता। आपने कहा कम चीजें हुनर है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है आपने अपने बारे में, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत हुनरमंद है, क्योंकि आप गजल भी लिखते हैं, कविता भी, अलग अलग विधाएं हैं। देखिए उसमें मतलब कम हो गया, एक गद है, एक पद है, गजल की अलग विधा है, कविता की अलग विधा है। देखिए मैं बहुत तारीफ अपनी लूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक चीज अपने दर्शकों को साफ कहूँ, इसमें भी मेरा ऐसा नहीं हुआ। एक व्यक्ति कहते हैं पहले मैं ये लिखता था, अब मैं यह भी लिखता हूँ, मेरा इसमें भी ह्रास हुआ है, कमी आई है। अच्छा। पहले गजल भी लिख लेता था, कविताएं लिखता था, कहानियां, मेरी कविताएं अलग अलग उसमें प्रकाशित होती थी। पिछले 4-5 वर्षों में मैंने कोई कविता नहीं लिखी। अच्छा। कोई गजल नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मतलब कुछ भाषा संशय पे लगे। मतलब अब धीरे धीरे उसमें भी लोग अलग अलग चीजें जोड़ते हैं, मैं अलग अलग चीजों को छोड़ता हूँ। जीवन की महत्ता अर्जन में नहीं है, जीवन की महत्ता सर्जन और विसर्जन में है। मैं चीजों को छोड़ता हूँ कि अब चलिए कविता लिखना छोड़ दिया, कहानी छोड़ दिया, मैं क्योंकि अगर पूरी ऊर्जा कहीं एक जगह लगाऊंगा तो अधिक परिणाम मिले। आरंभिक दौर में खूब कविताएं लिखी, जो भी था, कहानियां भी लिख दी, उपन्यास आप जानती हैं, उपन्यास मेरा काफ़ी चर्चित रहा। और उसके बाद मुझे कई बहुत बड़े बड़े प्रकाशक कहते थे, घर पे आकर के थे कि आप एक उपन्यास हमें दे दीजिए। मैंने लिखा भी, लेकिन मन ही नहीं किया। मेरे मन में एक ही बात आई कि मैं एक काम जो अच्छे से कर सकता हूँ वह है शब्द को लेकर के मैं वही करता हूँ। तो लोग नए नए आयाम जोड़ते हैं और मैं छोड़ता हूँ। अब मैं यह नहीं करूँगा, अब मैं यह नहीं करूँगा। और इवन आप अगर कोरोना के समय का याद करिए तो मैंने कहा हिंदी नहीं आती, उस समय मैंने हिंदी छोड़ दी थी, कोरोना के लिए काम किया। तो मैं मल्टीटास्किंग वाला व्यक्ति हूँ नहीं, दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मुझे एक काम आप दीजिए तो मैं अगला काम बोलूँगा मुझे ये छोड़ दीजिए, अब ये नहीं कर पाऊंगा। आपकी एक किताब आई है, मुझे लगता है आप जब बस्तर में थे तभी आप इसको लिखे होंगे, ऑपरेशन बस्तर, प्रेम और जंग। एक तरफ ऑपरेशन बस्तर, बस्तर ऐसे भी काफ़ी घटनाएं अभी भी होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं, अभी थोड़ा शांत है बट होती रहती हैं, मतलब माओवादियों के लिए फेमस है वो जगह। तो एक तरफ आप उनसे जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ जंग की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। तो ये प्रेम वहाँ पे आपको कहाँ से दिख गया? आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ प्रेम की बात अपने जोड़ी या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जब मैं बस्तर में गया तो मुझे बस्तर से प्रेम हुआ, बस्तर में प्रेम नहीं हुआ, मुझे बस्तर से प्रेम हुआ। अच्छा। और जैसे मैंने कहा कि मेरी पर्सनालिटी बड़ी मोनोक्रोमेटिक पर्सनालिटी है, पेडेस्ट्रियन पर्सनालिटी है, बोरिंग पर्सनालिटी है। मूलतः मैं एक बहुत बोरिंग व्यक्ति हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी में ज़्यादा रंग नहीं है। अच्छा। तो एक काम को पकड़ूंगा तो पागल की तरह करता हूँ। जैसे मैं बिहार में जिस जगह से आता हूँ, सरसी से, तो मेरी माँ मुझे बचपन में मतलब कहती थी सौतार या संथाल, जो मेरा एक जिद्दी वहाँ की एक जनजाति हो, तो जो सोचा वही करेंगे, एक काम करना है तो वही करना। तो मेरा एक स्वभाव ऐसा है कि मैं एक ही काम करता हूँ। तो जब बस्तर गया तो वहाँ कुछ दिनों के लिए मैंने वहाँ के जनजीवन को देखा, बस्तर के रूप को देखा,
और बस्तर से जो मुझे प्रेम हुआ, तो मुझे स्वतः लगा कि मुझे इसको अपने मन में एक भावना आई। और ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे लिखना है इसलिए लिखूंगा, और मुझे लगता है कि जब मैं मजबूर हो गया हूँ, अब लिखना ही पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ। तो बस्तर जब मेरे अंदर घटने लगा, तो फिर मुझे बहुत सब कुछ बस्तर की व्यथा, वेदना, संवेदना, जिसके विविध रंग मेरे अंदर जब खूब उमड़ने घुमड़ने लगे, तो मैंने अचानक से अपना, मैं स्पाइरल नोटबुक में लिखता हूँ, आराम से कॉपी उठा के बैठा, और मतलब मेरे ख्याल से फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने एक रात में लिख लिया, पहला ड्राफ्ट कि ये होगा। और फिर मतलब एक दो बहुत फिर बढ़ता गया, घटता गया, वो सब चीज़ें हुई। उस समय फिर मैं व्याकरण नहीं सोच रहा था। अच्छा। उस समय फिर वही कर रहा था और लिखा, और फिर वो खूब काट पीट करके जो भी चीज़ें जिस तरह से था वो कर दिया मैंने। उसमें भी अगर मैं किसी महिला पात्र पर लिख रहा था, तो मैं उस महिला पात्र के आत्मा में उतर गया कि अब मैं महिला हूँ। अगर मैं किसी विलन पात्र में हूँ, विशु, तो मैं विशु बन गया हूँ। और उस समय मेरी संवेदना ये है कि किसी महिला के अंदर हूं, तो मैं सोचूंगा कि महिला का उसका दर्द कैसा है, उसमें पूरी तरह से उस महिला के अंदर घुसा हूं। और यह निश्चित रूप से पाठकों ने कहा है उस उपन्यास को बढ़ के हाँ, आप बिल्कुल महिला कैरेक्टर को पढ़ने पर लगता है कि महिला ही लिखी होगी इस उपन्यास को। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो फिर वो दौर था, मैंने लिख दिया, किताब खूब सुपरहिट हुई, 4 संस्करण आ गए, कितने रिप्रिंट हुए, फिर मुझे दूसरा उपन्यास लिखना चाहिए था, या वो आना चाहिए था। प्रकाशक मेरे दरवाजे खड़े थे, मुझे मेरी वो कॉलिंग नहीं थी। मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, पहले मैं व्याकरण लिख रहा था, और फिर मैं, मेरा असल सवाल ये है कि बस्तर में आपने जो प्रेम और जंग को दिखाया है, जी जी, तो आप कहीं ना कहीं माओवादियों से उलझ रहे थे, जंग जी में जी, शामिल थे, बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रेम, तो मतलब अब क्या आपको मैं कहीं चूंकि अंदर से एक संवेदनशील व्यक्ति हूं। अनसुलझा या कहीं दूर का ऐसा प्रेम का भाव कहीं महसूस हुआ देखिए वहाँ? क्या है कि मैं पढ़ता खूब हूँ, और मैं आपको सच बताऊं तो जैसे रसियन साहित्य है या फ्रेंच लिटरेचर है, इस सबको मैंने जितना पढ़ा, ये जो आप देख रहे होंगे ना, बस्तर का जो ऑपरेशन बस्तर की जो शैली है, भारत में इस तरह के उपन्यास आपको इस शैली में नहीं मिलेंगे, जो डायरी के फॉर्म में उपन्यास है। जी जी, यह रसियन विधा है दरअसल एक। तो मेरी एक आदत है कि मैं खूब पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं होता, मुझे हर वक्त लगता है कि इसको ठीक करना है। जैसे बस्तर का पहला ड्राफ्ट 60-70 हज़ार शब्द का था, और मैं उसको काट छांट करके ले आया 30 हज़ार पे। अच्छा। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इतने 1000 शब्द हो गए, और पढ़ूंगा और बढ़ाऊंगा, उपन्यास हो जाएगा। मेरा नेचर उल्टा है, कम करता हूँ। दूसरे जगह की विधाओं को पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि रसियन साहित्य, फ्रेंच साहित्य को पढ़ करके भारत बस्तर में काम कर रहा था। संवेदनशील व्यक्ति हूँ, तो कह लीजिए कि बचपन से लेकर के उस समय तक में जितनी संवेदना आई होंगी, और बस्तर के कठोर समय में बाहर की, देखिए दायित्व अलग है, और अंदर का एक जो मेरा एक सॉफ्ट मन, और तभी और सॉफ्ट था, तभी कविताएं भी लिखता था। अब तो मैं सॉफ्ट उतना नहीं रहा। तो उस दोनों का एक समंजन जो है वो बस्तर उपन्यास में दिखता है। कभी कभी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार अब मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, शायद ना लिख पाऊँ ऐसा। लेकिन उस समय वो था, वो कर गया। मतलब ऐसी कोई घटनाएं आपके साथ घटित नहीं हुई, ये आपका एक हाँ, नहीं ऐसा बस नहीं भाव थे? वो बस भाव थे। और उस समय जब ये उपन्यास आया, तो तभी एक लेखक के रूप में मैं इसको कहता भी नहीं था, कि लोग पूछते थे तो मैं इस पर चुप्पी साधता था। अच्छा, चलिए इस पे आप चुप्पी साधिए, या इसको मतलब ज्यादा आपने सवाल को तो मोड़ दिया। मैं तो ऐसे एक भावना में आपने अपने जंग और प्रेम दोनों देखा, तो आपका प्रेम के बारे में, जंग के बारे में तो आप काफी चीजें बता भी देंगे, प्रेम के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्रेम जीवन का अनिवार्य सत्य है और अनिवार्य शर्त है। देखिए, प्रेम, कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने प्रेम को अनुभूत नहीं किया। अगर प्रेम की अनुभूति नहीं है आपको, तो आप अधूरे हैं। यह जीवन आपको प्रेम करने के लिए मिला है। मूलतः प्रेम के विविध रूप हो सकते हैं, बच्चे से, पत्नी से, माँ से, देश से, साहित्य से, आप जो करते हैं स्वयं से। तो मूल रूप से प्रेम हमें स्पंदित करता है, चलायमान रखता है। और हम अपने जीवन में इतने शुष्क कभी ना बने कि हमारी आंखों में शुष्की और नमी का अनुपात बिगड़ जाए। कभी किसी के दुख पे हम रो ना सकें, किसी की हंसी में हम हंस ना सकें। तो प्रेम तो चाहे थोड़ी देर के लिए हम कितने भी यांत्रिक हो जाएं, कृत्रिम हो जाएं, हमारे जीवन की मूल संवेदना प्रेम है, और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने वो छोड़ दिया, उससे आप विरत हो गए, तो आप समझिए आप मनुष्य नहीं रहे। फिर आप में और एक रोबोट में क्या अंतर रह जाएगा? जी, ऐसे तो बहुत तीखा जवाब है आपके इसमें, लेकिन आपको देख के, आपसे जो बातें करते होंगे, मिलते होंगे, या आपके जो काम को देखते होंगे, उन्हें लगता होगा कि आपके जो भाषा संस्कृति बहुत बोरिंग और बहुत विरक्ति वाला काम है। लेकिन जब आपका कोई अगर ऑपरेशन बस्तर, प्रेम और जंग जिसने पढ़ लिया होगा, उसे लगेगा ये इंसान कुछ अलग ही है।
हाँ, और इसका भी एक यही चीज़, और फिर जब कभी मैं बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तिगत बारे में बताता नहीं, लेकिन मेरे पाठक शायद इसको रिलेट कर पाएँ जो मैं कह रहा हूँ। इस चीज़ से इन मेरा मूल्यांकन इस तरह से होना चाहिए कि यह व्यक्ति मूलतः भाषा का व्यक्ति है और संवेदनशील व्यक्ति है। तो जब किसी चीज़ को करता है तो डूब के करता है। जब उपन्यास लिखा वो था, जब मैं निबंध लिखता हूँ मेरी निबंध की भाषा अलग होगी, और जब मान लीजिए कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो अलग तरीके से कर रहा हूँ, विभागीय दायित्व मैं अलग तरीके से निभाता हूँ। हम अपने लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करें। जब हम बच्चे के साथ हों, बच्चा भी अगर हमारे दो हैं, मान लीजिए कि अगर बिटिया मेरी बड़ी है और बेटा छोटा होगा तो बिटिया के साथ मेरा जो व्यवहार होगा थोड़ा अलग होगा, बेटी के साथ बेटा अगर छोटा है तो उसके साथ अलग होगा, छोटे में भी कितना छोटा है उसके साथ कैसा होगा। हम एक संवेदनशील होकर, और इसको कहते हैं ना कि बुद्धि से भी संचालित हो लेकिन हृदय साथ रहे। जी, जाते जाते जी। हमारे दर्शकों के लिए, सिर्फ यूथ के लिए नहीं, सारे दर्शकों के लिए जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे टाइम को मैनेज करने के लिए? ये भावनात्मक रूप से यांत्रिक ना बन के भावनात्मक रहे, फोकस्ड रहे इन चीजों को लेकर के। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम मोटे तौर पर ना 2-3 चीज़ कर लें कि हमें लाइफ के जितने कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये कर लें। और किसी किसी का स्पिरिचुअल लाइफ भी है, जैसे मेरा एक स्पिरिचुअल लाइफ भी है। तो अगर हम इसको कंपार्टमेंटलाइज कर लें और उसमें अपनी प्रायोरिटी को साफ साफ लिखें कि अभी से 5 साल बाद मुझे फैमिली लाइफ में कहाँ पहुँचना है, अच्छा, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और हेल्थ के लिए पर्सनली मेरा हेल्थ कैसा हो 5 साल बाद। फिर हम चारों को मिक्स ना करें। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 5 साल बाद मेरा जैसे एम है कि अगर 5 साल बाद भी ऐसा ना हो जाए कि मैं 80 केजी से अधिक वजन का हो जाऊं, ये नहीं कि मैं 50 केजी का हो जाऊं, ऐसा भी नहीं, इम्प्रैक्टिकल सा नहीं, कि 5 साल बाद भी मैं दौड़ सकूं, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकूं और मेरा वजन जो है खराब स्थिति में भी 80 से ऊपर ना हो जाए। तो इस तरह का एक हुआ। उसके लिए मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा है। और जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तो उसमें एक हो गया जिसको कहते हैं डाइट 80% है, 20% एक्सरसाइज है, तो डाइट पर एक्सरसाइज का वो ध्यान रख लीजिए। चलिए एक एस्पेक्ट। दूसरा हो गया कि जैसे मान लीजिए कि परिवार में मैं अपनी पत्नी को बहुत ध्यान दूंगा, बच्चों पर ध्यान दूंगा। बच्चे मेरे जो है ना जब 9th-10th में हों तो ऐसा ना लगे कि उनको पापा ने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाया होता पापा ने अगर थोड़ा देख लिया होता थोड़ा और अच्छा कर जाते, तो मैं उनको समय भी दूं। और ये भी ना हो कि बच्चा पापा ने डांट डांट के पढ़ाया है, उसके साथ खेलें भी, उससे शेयर भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया। नौकरी में हमें हर वक्त जो एक परफेक्शनिस्ट की तरह देखा जाए, टाइम पे आने वाले, टाइम पे काम करने वाले। अब कोई और पैशन है, जैसे मान लीजिए मेरे केस में हिंदी है, किसी के केस में हो सकता है कि वो म्यूजिक हो, उसमें किसी को लग रहा है कि मेरे 2 एल्बम लॉन्च हो जाने चाहिए, तो उनको कितने गाने गाने होंगे, फिर उनका लेवल क्या होना चाहिए, उनकी सफलता क्या होनी चाहिए। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, तो आपको 4-5 अपना जो सेगमेंट है लाइफ का, किसी का मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो फाइनेंस में उसको जोड़ना पड़ेगा कि 5 साल बाद आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए और जिस तरह से मेरा घर है और जो मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे इतने पैसे चाहिए। जी। उसको करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम ये नहीं कहेंगे डेली बेसिस पर, बट एटलीस्ट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस 3 महीने में तो एक बार रिव्यू कर लीजिए। 3 महीने पर किसी एक संडे में, 1 महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पर। जैसे मैं रोज रिव्यू तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं लगभग 1 महीने 2 महीने पर जिस दिन बोर हो रहे हैं, मान लीजिए कि मैं ट्रेन से जर्नी कर रहा हूँ और मेरे पास 4 घंटे का समय है और 2-3 महीने हो गए हैं। अच्छा, मैं कई बार अपने मोबाइल में टू डू लिस्ट लिख रखता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊं टू डू लिस्ट रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2-3 महीने हो गए ना, और ट्रेन में अगर बैठा हूँ 4 घंटे मेरे पास समय है, फ्लाइट में बैठे हैं 2 घंटे बाद उतरेंगे, तो क्या किया, फ्लाइट मोड पर फोन को रखा और एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। हम रिव्यू कर लें अपने गोल को। मेरा तरीका ये है, आपका तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन मैंने जिनसे शेयर किया है और ऐसे ऐसे लोगों से किया है, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों से किया है जो बहुत अच्छी जगह आज हैं, उन सबका फीडबैक है कि ये मेथड ठीक है। और मुझे भी देखिए, मैं जहाँ था और आसपास में जो भी लोग थे उनकी तुलना में ठीक रहा है। तो ये ठीक जगह पहुँचने में मदद होती है इससे कि हम कंपार्टमेंटलाइज करें, प्रायोरिटाइज करें, उसके लिए एफर्ट्स लगाएं और रिव्यू करें। कंपार्टमेंटलाइज योर थिंग्स, ठीक है, फोकस करना, उस पर एफर्ट करना और फिर रिव्यू करना। अगर हम ये करें और सभी डायमेंशन में, सभी कंपार्टमेंट्स में, तो दिस इज द जिसको कहते हैं श्योर शॉर्ट वे टू सक्सेस। आपने काफी अच्छी जानकारी दी। सवाल तो और भी कई सारे हैं, कई सारे विषय हैं,
पर समय काफ़ी होने वाला है, 10 बजने वाले हैं, तो मैं चाहूँगी अगले बार आप फिर आएँ और आपसे मैं और कई सारे सवाल करूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम सबको अपने आप की रिव्यू करनी चाहिए, टू डू और व्हाट टू नॉट कंप्लीटेड, ये हमें हर 3 महीने पे तो ज़रूर करना चाहिए। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।